गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका एक बार संस्कार भारती में फिर से स्वागत है। हम लास्ट टाइम मांग की लोच की विधियां मांग की लोच विधियां पढ़ रहे थे, यानी मेथड्स पढ़ रहे थे जिनके माध्यम से हम इलास्टिसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे उससे आगे मांग की लोच विधियां। मांग की लोच की विधियां ये पार्ट 2 है ना। आज हम कुछ मेथड्स पढ़ेंगे तो उससे आगे क्या है, और हमने ये पिछली कक्षा में पढ़ा भी है कि कौन कौन सी मांग की लोच की विधियां थी। देखो कल हमने बात की थी एक प्रतिशत विधि या अनुपात विधि। दूसरी विधि ज्योमेट्रिक मेथड, विधि। तीसरी विधि है चाप लोच विधि। चाप लोच विधि और अवकलनीय विधि। अवकलनीय विधि। ये प्रतिशत। एक है वे विधि। इन विधियों के बारे में आज पढ़ेंगे। मांग की लोच की विधियां, कि मांग की लोच की विधियां कौन कौन सी है, कौन कौन सी नहीं, हम इसको हम डिटेल से देखेंगे आज और समझने का प्रयास करेंगे कि मांग की लोच की विधियां कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी नहीं है। विधियां पढ़ेंगे, तो ये विधियां हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं सबसे पहले इस विधि का उपयोग करता हूं, वे विधि का। किसका? वे विधि का। वे विधि एक्सपेंडिचर मेथड। इसे प्रोफेसर मार्शल ने, क्या नाम है? प्रोफेसर मार्शल ने इसकी खोज की थी। क्या की थी? खोज की थी। इसलिए हम मार्शल विधि भी बोलते हैं। मार्शल विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्शल विधि भी कहते हैं, याद रखना। एक्सपेंडिचर मेथड क्या बोलते हैं? मार्शल मेथड ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने इनोवेट किया था। ठीक है, ये विधि किसने दी थी? प्रोफेसर मार्शल ने दी थी, इसलिए इसे मार्शल मेथड के नाम से भी जानते हैं। इस मेथड के अनुसार कुल व्यय को आधार बनाया गया है। क्या बनाया गया? आधार बनाया गया है। क्या बनाया गया? आधार। क्या बनाया गया? आधार बनाया गया। क्या बनाया गया? आधार। भाई इनके अनुसार ये है कि किसी गुड्स की प्राइस कम हो जाए और उसकी क्वांटिटी बढ़ जाए, है ना, तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। अगर किसी गुड्स की प्राइस कम हो, सॉरी टोटल एक्सपेंडिचर अगर इंक्रीज हो जाए तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन, प्राइस डिक्लाइन हो और टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो। कैसा हो? कांस्टेंट, यानी कोई परिवर्तन नहीं हो, इलास्टिसिटी इक्वल टू 1। अगर किसी गुड्स का प्राइस डिक्लाइन हो जाए और टोटल एक्सपेंडिचर डिक्लाइन हो जाए तो इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है।
एक केस में, ये केस फर्स्ट की बात करो कि दो केस में देखेंगे इसे। केस फर्स्ट में ऐसा होता है। अब केस सेकंड ये कहता है कि अगर किसी गुड्स की प्राइस इंक्रीज हो जाए, अगर किसी गुड्स की प्राइस इंक्रीज हो जाए और टोटल एक्सपेंडिचर में डिक्रीज हो जाए तो भी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी। यानी कि ये वाली ये स्थिति हो सकती है। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस कम भी हो सकती है और प्राइस बढ़ सकती है। अगर प्राइस कम होने पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए और प्राइस बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर गिर जाए तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। यानी कि लोच इकाई से अधिक होती है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर किसी गुड्स की प्राइस, या अगर हम कहें इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, अगर किसी गुड्स की प्राइस कांस्टेंट रहे, सॉरी ये अपर साइड इंक्रीज हो जाए और टोटल कांस्टेंट, उसमें टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे तो आपका इलास्टिसिटी होगी इक्वल होगी, इसकी होगी इक्वल होगी। टोटल प्राइस इंक्रीज हो जाए और टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो जाए तो आपकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी, इलास्टिसिटी लेस देन 1। बस यही है इस मेथड में। मैं एक बार फिर कहना चाह रहा हूं कि कुल व्यय विधि को इस विधि में आधार बनाया गया और ये विधि प्रोफेसर मार्शल ने दी है। इन्होंने कहा कि हमारी लॉज की गणना करने का आधार कुल व्यय है। अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है और कुल व्यय घट जाता है तो लॉज इकाई से अधिक है। अगर किसी वस्तु की कीमत कम होती है और कुल व्यय बढ़ जाता है तो भी लॉज इकाई से अधिक है, लॉग से इकाई अधिक है। अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़े या घटे, बढ़े या घटे और कुल एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट रहता है तो भी लॉज इकाई के बराबर होती है। अगर किसी गुड्स की प्राइस कम तो टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाए, प्राइस बढ़े तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। इसे ना एक न्यूमेरिकल संख्या के माध्यम से समझते हैं और एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं इन्हीं चीजों को। देखो ये एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है किसी 100 रुपए प्राइस पर वो 5 क्वांटिटी 5 क्वांटिटी का कंजम्पशन कर रहा था और उसके लिए वो टोटल एक्सपेंडिचर कर रहा था 500। क्यों? क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करने के लिए प्राइस इनटू क्वांटिटी, अगर प्राइस को क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा, यानी कुल व्यय आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कुल व्यय, कुल व्यय आ जाएगा। टोटल एक्सपेंडिचर बराबर P इनटू Q। ठीक है। अब एक सपोज दैट प्राइस डिक्लाइन होकर 80 रहती है, सॉरी 50 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 50 रहती है। ठीक है। ऐसी स्थिति में वो इसकी 15 यूनिट्स कंज्यूम करें तो उसका कितना खर्चा हो गया? 750। 15 को 5 से गुणा करो तो 15 को 75, 75 और 0 की 0 0। अब हुआ क्या? देखो मैंने क्या कहा, प्राइस गिरी है, 100 से 50 क्या हुआ है? कम हुआ है, कीमत गिरी है, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर जो पहले 500 था वो कितना हो गया? 750। तो ऐसी स्थिति में टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा, टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। अगर प्राइस कम हो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़े तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। इलास्टिसिटी लॉज इकाई से अधिक होती है, लॉज इकाई से अधिक होती है। कब होती है? जब ऐसी स्थिति आ जाए, जब ऐसी स्थिति आए तो लॉज इकाई से अधिक होती है।
इकाई से अधिक होती है। ये सिचुएशन है। ठीक है कि प्राइस डिक्लाइन, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए। इसको एक अगले फॉर्मेट में देखते हैं। मान लो किसी गुड्स की प्राइस है, यही प्राइस है 100, इसे यहां लिखूंगा, देखते हैं। इसे सेकंड केस में भी देख लेते हैं, केस फर्स्ट, केस सेकंड में। ये केस फर्स्ट में जब प्राइस कम होती तो, अब ऐसा भी तो होता है ना, प्राइस बढ़ती है। अगर मान लो $100 प्राइस और क्वांटिटी और टोटल एक्सपेंडिचर, ये 500 कंज्यूम कर रहा था ये, ठीक है। प्राइस बढ़कर 150 हो जाए, कितना हो जाए 150 हो जाए, और वो 3 क्वांटिटी कंज्यूम करें तो एक्सपेंडिचर कितना होगा 340। देखो यहां क्या है, इस एग्जांपल में प्राइस यहां से यहां तक बढ़ा है, क्या हुआ बढ़ा, लेकिन यहां से यहां तक कंजम्पशन टोटल एक्सपेंडिचर कम हुआ। अगर प्राइस इंक्रीज हो जाए, प्राइस इंक्रीज हो जाए और टोटल जो एक्सपेंडिचर है जो 500 था वो 450 हो जाए, प्राइस इंक्रीज होने पर टोटल एक्सपेंडिचर अगर गिर जाए, कुल व्यय गिर जाए, तो आपकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। लॉस इकाई से अधिक होती है। कब कब होती है? जब कीमत कम हो जाए तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए। कीमत 100 थी 50 हो जाए, कुल खर्च पहले 500 था वो 750 हो गया, कुल खर्च पहले 500 था कितना हो गया 750 हो गया। ऐसी स्थिति में भी लॉस इकाई से अधिक होती है। और दूसरी स्थिति में ऐसी में जब कीमत बढ़ जाए, जब 100 से 150 कीमत बढ़ गई तो कुल व्यय 500 से घट के 450 हो गया। इन दोनों केस में, केस फर्स्ट और केस सेकंड में लॉस इकाई से अधिक होती है, लॉस इकाई से अधिक होगी, है ना। तो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है और इसका अपने को फायदा हो सकता है। भाई ये पहला केस है, पहले केस में हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं आगे बढ़ने से पहले कि किसी गुड्स की प्राइस कम हो और कुल व्यय बढ़ जाए, किसी गुड्स की प्राइस बढ़ जाए और कुल व्यय घट जाए, ऐसी स्थिति में लॉस इकाई से अधिक होता है। और ये किनके साथ में होता है? अगर आपकी वस्तु कैसी हो, विलासितापूर्ण, विलासिता पूर्ण या आनंद देने वाली, आनंद प्रदान करने वाली। अब आप बोलोगे सर ऐसी कौन सी वस्तु है? आपके लिए एसी, एयर कंडीशन, कूलर, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट टीवी, यानी कि विलासिता की वस्तुएं वह वस्तुएं होती है जिनके बिना अपना जीवन संभव है, लेकिन हम हमारे कंफर्ट के लिए, हम अपने आराम के लिए इनको खरीदते हैं। ऐसी वस्तु को विलासिता की वस्तु कहते हैं। जैसे आप सोने के लिए चारपाई भी आपके लिए परफेक्ट है, लेकिन आपको चाहिए भाई डबल बेड। आजकल जमाना, टाइम बदल गया, आजकल जिनके पास काफी अच्छा बेड है वो भी चाहते हैं उनका अच्छी सी खाट हो दिखाने के लिए, तो दिखाने के लिए, शौक के लिए आप परचेज करते हो, तो वो आपको विलासिता के लिए तो खरीदते हो। ऐसी वस्तुओं में, विलासितापूर्ण वस्तुओं में लॉस इकाई से अधिक पाई जाती है, इकाई से अधिक पाई जाती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, अगर थोड़ी सी भी इलेक्ट्रिसिटी कीमत में कम होती है तो लोग इसका अधिक से अधिक कंजप्शन करते हैं। अगर वो सर्दी का मौसम है, थोड़ी सी कीमत कम हो जाए तो लोग सब हीटर जलाना शुरू कर देते है ना। तो यही है, ठीक। और लॉस इकाई से अधिक बताती है कि कीमत में थोड़ा परिवर्तन होने पर उसकी मांग की मात्रा में ज्यादा परिवर्तन होना, ठीक है। तो आगे देखते हैं।
हाँ जी, दूसरा है वे विधि पढ़ रहे थे हम। वे विधि में हमने पहली इकाई से अधिक लॉज कैलकुलेट कर ली हुई, इकाई से अधिक लॉज कैलकुलेट कर ली। लेकिन अब हम इसमें दूसरी तरीके दूसरे केस में देखते हैं। केस फर्स्ट में इकाई लॉज देखते हैं भाई। जैसे एक वस्तु है, इसकी 100 रुपए कीमत थी, हमने थोड़ी देर में बात की थी, तो उसकी 5 क्वांटिटी कंज्यूम 5 क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे थे और हमारा टोटल एक्सपेंडिचर या कुल व्यय ये 500 था। ठीक है, ऐसी बात हमने कही थी। अगर इसकी प्राइस घटकर 50 हो जाए और 10 क्वांटिटी का कंजम्पशन करें और टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाए 500, यानी कि प्राइस कम होने पर, प्राइस डिक्लाइन होने पर भी अगर टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहता है ना, तो लॉज इकाई के बराबर होती है। मैं ऊपर लाइन का मतलब बार स्थिर, जैसे जिसके भी आगे लिखा हो ना टीई, तो इसका मतलब इसमें परिवर्तन नहीं। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि किसी गुड्स की प्राइस कम होने पर टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे तो लॉज इकाई के बराबर होती है, यूनिटरी इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिसिटी ऑफ यूनिटरी इलास्टिसिटी। प्राइस 100 थी, डिक्लाइन होकर 50, क्वांटिटी बढ़ के 5 से 10 हो गई, लेकिन एक्सपेंडिचर में नो चेंज। अगर ऐसा हो तो इलास्टिसिटी कैसी होती है? यूनिटरी। कैसी होती है? यूनिटरी। ठीक है, दूसरा ये केस फर्स्ट की बात है। अब केस सेकंड में देख लेते हैं। केस सेकंड में प्राइस 100, क्वांटिटी 5, टोटल एक्सपेंडिचर 500। ठीक है, 125। अगर इसकी प्राइस बढ़ के 125 हो जाए और ये 4 क्वांटिटी कंज्यूम करे, टोटल एक्सपेंडिचर कितना रहेगा? 500। अब देखो दो चीजें हैं, प्राइस इंक्रीज और क्वांटिटी डिक्रीज, बट टोटल एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट। यानी प्राइस कम होने पर, प्राइस बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर अगर बढ़ जाए कांस्टेंट, तो इलास्टिसिटी यूनिटरी होगी। अब देखो दो चीजें हैं, मैंने यहां पर भी इक्वल बताया, यहां पर इक्वल बताया, यानी कि प्राइस कम होने पर टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे, प्राइस बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे, यानी कि प्राइस कम हो या बढ़े और कुल व्यय स्थिर रहे तो लॉज इकाई से अधिक होती है। मैं एक लाइन लिखता हूं कि किसी वस्तु की कीमत कम होने या वृद्धि होने पर कुल व्यय स्थिर रहने पर किसी वस्तु की कीमत कम होने या वृद्धि होने पर कुल व्यय स्थिर रहने पर लॉज इकाई के बराबर होती है, यानी यूनिटरी इलास्टिसिटी होती है। कैसी इलास्टिसिटी होती है? यूनिटरी इलास्टिसिटी होती है। यहां पर कीमत 50 से 100 से कम होगी, कितनी? 50। यहाँ कीमत बढ़ के 100 से 125, यहाँ पे कम हो रही है, यहाँ पे बढ़ रही है, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर इज ए कांस्टेंट, इसमें नो चेंज। अगर टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आए तो इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी क्या है? स्थिर है। इलास्टिसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा।
इलास्टिसिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड केस वाला मामला हो गया। अब थर्ड चीज देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले इकाई लोच किनकी होती है वो देख लेते हैं। यह यूनिटरी इलास्टिसिटी किनकी होती है? आवश्यक वस्तुओं की, चल वस्तुओं की लोच इकाई होती है। यह सामान्य वस्तुओं की, सामान्य वस्तुओं की, सामान्य वस्तुओं की लोच इकाई होती है। यानी कि आपका गेहूं, आपके खाने के जो अनाज है, इन सबकी पेन पेंसिल नोटबुक, इन सबकी इलास्टिसिटी कैसी होती है? यूनिटरी। कैसी होती है? यूनिटरी होती है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब इलास्टिसिटी लेस देन 1 देखते हैं। वे विधि। इस वे विधि में हमने बात की इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, यूनिटरी इलास्टिसिटी और इलास्टिसिटी लेस देन 1। अगर किसी गुड्स का प्राइस ये है, क्वांटिटी है, टोटल एक्सपेंडिचर ये है, प्राइस 100 होने पे 5 क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा था, टोटल एक्सपेंडिचर 500। अगर किसी गुड्स का प्राइस कम हो जाए, ओके 50 हो जाए, और अभी भी 5 क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर आएगा 250 रुपये। एक कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन ये है कि किसी गुड्स का प्राइस ये है, क्वांटिटी है, टोटल एक्सपेंडिचर ये है। 100 प्राइस है, 500 क्वांटिटीज है, 120 की प्राइस हो गई, और ये 6 क्वांटिटीज का कंजम्पशन बढ़ा दिया, या 5 क्वांटिटी का कंजम्पशन बढ़ा दिया, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा? 600। पहले 500 तो अब 600 हो गया। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि किसी गुड्स की प्राइस कम होने पर टोटल एक्सपेंडिचर गिर जाए, प्राइस भी गिर रही है, एक्सपेंडिचर गिर रहा है। ये केस फर्स्ट की बात है कि जब कीमत गिरे, जब कीमत गिरे और टोटल एक्सपेंडिचर भी गिर जाए, तो आपकी लोच इकाई से कम होती है, इकाई से कम होती है। कौन सी? लेस देन 1। लोच इकाई से कम होती है, इलास्टिसिटी लेस देन 1। लोच इकाई से क्या है? कम है। लोच इकाई से क्या है? कम है। कब? जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाए और टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो जाए। कीमत पहले 100 थी, अब कितनी होगी? 50। क्वांटिटी पहले 5 थी, 5। क्वांटिटी की बात में देखो, जब भी इस मेथड का यूज कर रहे हैं ना, तो हम क्वांटिटी को यूज नहीं कर रहे हैं। 500 था टोटल एक्सपेंडिचर, अब कितना हो गया? 250। पहले कुल व्यय 500 था, अब 250 हो गया, तो कम हुआ। तो ऐसी स्थिति में लोच इकाई से कम है। इसमें देखें, यहां पर प्राइस इंक्रीज हुआ है 100 से 120, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर कम नहीं हुआ, बढ़ गया, 500 से 600 हो गया, ये भी इंक्रीज हुआ। यानी कि किसी गुड्स की प्राइस कम हो या प्राइस बढ़ जाए, लेकिन प्राइस कम होने पर एक्सपेंडिचर कम हो जाए, प्राइस बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, ऐसी स्थिति में लोच इकाई से अधिक होती है। लोच इकाई से अधिक होती है। अब इसको समझते हैं। मैं एक लाइन लिखता हूं। किसी वस्तु की कीमत में
कमी के कारण किसी वस्तु की कीमत में कमी के कारण उसके वे में कमी हो जाती है। किसी वस्तु की कीमत में कमी के कारण उसके वे में कमी हो जाती है तथा कीमत के बढ़ने पर कुल वे भी बढ़ जाता है तो लोच इकाई से अधिक होगी, इसमें अधिक होगी। ये हमारी वे विधि थी, इकाई से अधिक होगी। इस प्रकार से हम मान की लोच की विधि पढ़ी है और ये किनके संबंध में होता है, जो आवश्यक नहीं है, घटिया वस्तु के संबंध में। किसमें? घटिया वस्तुओं के संबंध में ऐसा होता है। ठीक है बच्चों, आज हमने वे विधि पढ़ी है। आशा और उम्मीद है कि आपको ये विधियां पसंद आई होगी। घर रहे, मैं आगे पढ़े। थैंक यू।